The drinks, baby, get you up. Musik var för gott. Hur kan det gå? Han frätt mycket med städning. Höger på snicken. मध्य प्रदेश में नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव किसके लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा के? चौहान के लिए, जो लगातार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, जिन्होंने अपनी सारी इज्जत, सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर कांग्रेस पार्टी से अपने 22 साथियों के साथ बगावत करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? मध्य प्रदेश में होने वाले ये उपचुनाव कांग्रेस के दूसरे नेताओं के लिए उतने बड़े प्रतिष्ठा के प्रश्न नहीं है जितने कमलनाथ के लिए है। निश्चित ही ये सुरेश पचौरी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। निश्चित ही ये अरुण यादव के लिए जीवन मरण का सवाल नहीं है। निश्चित ही यह अजय सिंह और राहुल भैया के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ये चुनौती है कमलनाथ की। निश्चित ही ये चुनौती कोई नरोत्तम मिश्रा की नहीं है। ये चुनौती कोई प्रभात झा की नहीं है। ये चुनौती कोई नरेंद्र सिंह तोमर की नहीं है। लेकिन ये चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। शिवराज सिंह चौहान से भी बड़ी चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। आइए हम जानते हैं आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये 28 उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण बन चुके हैं। वे खुद भी ये बात बार बार कह चुके हैं कि ये उपचुनाव नहीं है बल्कि ये चुनाव है और हमें चुनाव के इस तरह ही में लड़ना चाहिए। और वास्तव में ये उपचुनाव तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बनी रहेगी। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेतृत्व किसके हाथ में रहता है। ये भी चर्चा है कि चुनाव के बाद, इन उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता बदल सकती है, सरकार में बदलाव हो सकता है। ये भी एक अलग सवाल है। अगर मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यथेष्ट सीटें नहीं मिलती हैं तो यह तय है कि शिवराज सिंह चौहान को जाना पड़ेगा। यथेष्ट सीटें मिलने का मतलब ये भी नहीं कि वे अनंत काल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्हें भी कोई ऐसा कोई भ्रम नहीं होगा। लेकिन अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाते तो ये जितनी प्रतिष्ठा शिवराज सिंह चौहान की खत्म होगी उससे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। उनकी प्रतिष्ठा खत्म होगी क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुए हैं और नई सरकार बनाने के लिए उनकी भूमिका निर्णायक रही है। वे जो करेंगे उससे मध्य प्रदेश की राजनीति तय होगी। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे जोर शोर से, पूरी ताकत से लगे हैं कि इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी ताकत लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोट मिले, अच्छी सीटें मिले। मध्य प्रदेश की राजनीति में छाए हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये उनके करियर का सबसे प्रतिष्ठा वाला सवाल है। उनके 19 साथियों के बहाने एक्चुअली उनके पूरी की पूरी राजनीति ही चुनौती भर, दरअसल उनकी पूरी राजनीति ही चुनौतीपूर्ण मोड़ पर है। ये उनकी एक अग्नि परीक्षा है। ये चुनाव बताएंगे कि वे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कामयाब सितारे हैं। और अगर ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को यथेष्ट सीटें नहीं मिली तो ये तय होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कद आगे भी बरकरार नहीं रहने वाला है। राजनीति में वैसे तो कुछ भी स्थायी होता नहीं है। पॉलिटिक्स में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न कोई शाश्वत होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम सहयोगी इन चुनावों में अच्छे वोटों से जीतेंगे तो हो सकता है कि उनकी राजनीतिक स्थायित्व, उनमें राजनीतिक स्थायित्व आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उम्मीदवारों के पक्ष में नहीं आते तो ये नतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो बड़ी चुनौतीपूर्ण होंगे ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती होंगे। इन तमाम सीटों में 19 सीटें ऐसी है जहां का पूरा दारोमदार ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर है। यदि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों से जीती तो जीत का पूरा सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर पर होगा। और अगर इन 19 सीटों में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक मौत तो नहीं होगी लेकिन बहुत बड़ी मुश्किलें हो जाएगी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए राजनीतिक भविष्य तय करने वाले हैं ये चुनाव बताएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में कितना वजन मिलने वाला है। ये चुनाव तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी या नहीं। ये चुनाव तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटा के कांग्रेस वापस सरकार में आएगी या नहीं। ये चुनाव तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल कैसा है, वो देश को बताएंगे। ये एक तरह से बैरोमीटर होंगे और ये चुनाव तय करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच लोगों में किसका वजूद ज्यादा है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है कि ये चुनाव, ये कहने को तो उपचुनाव है, कहा जा सकता है कि उपचुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूरे राजनीतिक कैरियर का फैसला करेंगे। लेकिन ये चुनाव ये भी तय करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अच्छा काम किया या बुरा काम किया। लोग अपनी राय बताएंगे इन चुनावों में कि जो उम्मीदवार आज वापस चुनाव मैदान में हैं, वे दल बदल करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाकर उन्होंने सही फैसला किया या गलत। तो ये इम्तिहान ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में उन लोगों के प्रति भी जवाब देना शुरू कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो लोग सिंधिया को लेकर इशारों में आरोप लगा रहे हैं, वे तैयार खड़े हैं। कांग्रेस के वे लोग भी तैयार खड़े हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम ने खुद गद्दार शब्द के बदले खुददार शब्द गढ़ दिया है और ये कहा है कि ये मुद्दा गद्दारी का नहीं, खुददारी का था। अपनी खुददारी को बचाए रखने के लिए उन्होंने सरकार में बदलाव किया और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार ये बात कह चुके हैं कि कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की, कांग्रेस की सरकार ने ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों के साथ गद्दारी की, पुरानी कमलनाथ की सरकार ने गद्दारी की मध्य प्रदेश की महिलाओं से, मध्य प्रदेश के नौजवानों से। ये बात बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि उन्हें जिस तरह की चुनावी भाषा का इस्तेमाल उनके बारे में किया गया वो बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अब कांग्रेस सहानुभूति के नाम पर वोट मांग रही है। उसे लगता है कि गद्दार कहने या दल बदलुओं पर आरोप लगाने से लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की भी कोशिश कर रही है और बार बार ये कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने दल बदला, उन्होंने पैसों के लिए दल बदला, वे पैसों के लिए ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। 28 सीटों पर होने वाले इन चुनावों में सबसे ज्यादा दारोमदार है। आप देखिए ग्वालियर चंबल संभाग पर, जहां की 16 सीटों पर तो सीधे सीधे ऐसे उम्मीदवार हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र पर हैं। और ये वो चुनाव है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जीतने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2001 से गुना से लगातार जीतते आ रहे हैं, वे मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 25 सीटें दल बदल के कारण खाली हुई थी और 3 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई थी। 22 विधायक तो एक साथ नाराज होकर, कमलनाथ से नाराज होकर सिंधिया के खेमे में आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी का दामन साथ थाम लिया था। लेकिन 3 ऐसे विधायक थे जो बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बाद में उन्होंने बगावत दिखाई। अब ये पता चलेगा कि उन्होंने बगावत के लिए लेन देन किया था या नहीं, क्योंकि इसके कोई प्रमाण तो किसी के पास है ही नहीं कि जिन लोगों ने दल बदला वो पैसे के लिए उन्होंने ये फैसला किया। इस पर पर्दा उठेगा तब उठेगा, लेकिन कि जिन 22 विधायकों ने एक साथ पाला बदल लिया था, क्या वे वास्तव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भक्त हैं या वे तात्कालिक रूप से अपने तात्कालिक फायदे के लिए सिंधिया के साथ गए थे? ये चुनाव का फैसला ये भी तय करेगा। ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि विकास का महत्व कितना है, क्या सरकार वाकई विकास के नाम पर चलती है।
जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये राजनीतिक सहयोग का खेल, सद्भावना खेल का खेल तो है नहीं। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि दल बदलने वाले विधायकों ने जो किया सही किया या नहीं किया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, जो खास प्रत्याशी, अगर वे जीत गए तो वे हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने नतमस्तक रहते हैं या नहीं रहते, और अगर वे हार गए तब भी क्या वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति नतमस्तक रहेंगे? क्या वे तब भी सिंधिया के साथ देते रहेंगे? ये सवाल भविष्य की गर्भ में छुपा है। भारतीय जनता पार्टी अगर इन चुनाव में कामयाब होती है तो कई लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, जिनमें जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए उनका भविष्य तो उज्जवल होगा ही, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य उज्जवल होगा। शिवराज सिंह चौहान शायद ये दावा करें कि उनके प्रयासों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हो सकता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में बदलाव के बारे में सोचे, और अगर कांग्रेस के उम्मीदवारों को पर्याप्त सीटें मिल गई तो शिवराज सिंह के लिए चुनौतियां खड़ी होंगी। इन चुनावों में जो उम्मीदवारों में जो 16 उम्मीदवार हैं वे तो पूरी की पूरी तरह चंबल संभाग के हैं। आजादी के बाद से ही इस पूरे इलाके में सिंधिया घराने का प्रभाव रहा है। वैसे तो 300 साल से इस पूरे इलाके में सिंधिया घराने का प्रभाव रहा है, और मैंने खुद 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों को ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवराव सिंधिया के सामने नतमस्तक होकर दंडवत करते हुए देखा। तो लोगों में भावना है। एक और चीज के बारे में कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जातिवाद का अपना बड़ा गणित चलता है। वहां लोग पूरे के पूरे गांव उम्मीदवार की जाति देखकर वोट देते हैं। तो ये भी एक बड़ी भूमिका, एक बड़ी महत्वपूर्ण फैसला लेने का कारण हो सकता है। मध्य प्रदेश के ये उपचुनाव अगर कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तब तो ये बहुत ही चमत्कार होगा, और ये चूंकि राजनीति में चमत्कार भी होते ही रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये अगले राजनीति में अगले कुछ वर्ष मुश्किल भरे होंगे। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा उन्हीं की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही दांव पर प्रतिष्ठा लगा रखी है, इसलिए यह कहा जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये सब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास हैं। अगर इन चारों में से एक भी उम्मीदवार हारा तो समझिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा कम होगी। ये चारों उम्मीदवारों के नाम फिर से बता रहा हूं: तुलसीराम सिलावट, इमरती देवी, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न सिंह। ये चारों उम्मीदवार ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीटों से उम्मीदवार हैं। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश की महाभारत, आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। उसके बाद ऑल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर कार्यक्रम के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।